हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी उसमें अपन ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ कवर कर लिया था। सो आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में अपन इसको आधा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पूरा पूरा माइटोसिस जो है वो पूरा यहाँ पर अपन आज पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूँ तो बेसिकली सेल साइकिल इज व्हाट कि कोई एक चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर जो आपके फंक्शंस हैं, जो आपके एपिसोड्स हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो हमारी जो सेल साइकिल है वो दो हिस्सों में मेजरली डिवाइड रहती है, एक एम फेज और एक इंटर फेज, ठीक है। एम फेज वो फेज है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करेगा, और इंटरफेज वो फेज है जिसमें डिवीजन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। एंड सेल साइकिल एक ऐसी साइकिल है, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है। बिकॉज हमारे जो भी सेल्स जो है, जैसे कि कोई कहीं पर लग गई है आपको, ठीक है, तो उस जगह की एपिथेलियल सेल्स जो है वो जब डिवाइड करेंगी तभी वो दोबारा से वो वाली जो स्किन है आपको वापस से रिस्टोर हो पाएगी। देन रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे जो जीन्स है उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनरेशन कैरी करने के लिए सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो सेल साइकिल बताता है कि हाँ, ये इसलिए ये प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। सो सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। During division of a cell, DNA replication and cell growth also take place. अब सेल डिवाइड कर रहे हैं, हमें पता है सेल में डीएनए है। अब एक सेल जो है वो दो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरा का पूरा इस तरीके से डिवाइड करेगा कि उसका अंदर का जो डीएनए है वो भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम टर्म बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। एक जैसा डीएनए यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 2 डीएनए बन जाएँगे और वो दोनों डीएनए आपके दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे, ठीक है। सेल का डिवीज़न, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो वो 2 हिस्सों में टूट के अलग हो जाएगा, सो दैट इज़ योर सेल डिवीज़न। एंड सेल ग्रोथ, अब छोटा-सा सेल होगा तो ये बड़ा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सेल ग्रोथ भी होगा। Hence have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of the progeny cells containing intact genomes. Now, the sequence of event by which cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. मतलब वही कि आपके सेल जीनोम का डुप्लीकेशन होना, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका डुप्लीकेशन होना एंड फर्दर आपके सेल का डिवीजन होना, ये पूरी एक प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? सेल साइकिल, ठीक है। ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर only during one specific stage in the cycle, that is the S phase, ठीक है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एस फेज में ही डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। नाउ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जैसे अपन अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। These events are themselves under genetic control, ये आपके अपने आप ही जेनेटिक कंट्रोल में फीचर्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना कंप्यूटर में, सो इसी तरीके से भगवान ने हमारे अंदर प्रोग्रामिंग करी है, जिनके कोड्स जो हैं वो जीन जेनेटिक या जीनोम में डाल रखे हैं कि कितना डिवाइड करना है, कब तक डिवाइड करना है, कहाँ डिवाइड करना है, ठीक। नाउ phase of the cell cycle, phases of the cell cycle, a typical eukaryotic cell illustrated by human cell in culture, these cells divide once in approximately 24 hours. So जो human का cell है, जो human का cell है वो divide करता है टू सेल्स में इन 24 hours, ठीक है। 24 घंटे में ये सेल जो है ये डिवाइड करेंगे।
However, this duration of the cell cycle can vary from the organism to organism, also from the cell type to type. Now एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इम्पोर्टेंट है. ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 minutes. मतलब जो ईस्ट है उसको दो में डिवाइड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 minutes लगेंगे. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 hour 30 minutes लगेंगे. ठीक है. द सेल cycle is divided into two basic phases, as I have said. पहला phase है M phase, mitosis phase, mitotic phase, and second phase your interphase. ठीक है. दूसरा phase कौन सा है? Interphase. ठीक है. Now एम फेज में क्या होता है? सो द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और द माइटोसिस अकर. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एम फेज में सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन होगा या माइटोसिस होगा. और इंटरफेज रिप्रेजेंट व्हाट? इट रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज. बेसिकली इस तरीके से पहले एक एम फेज, फिर एक इंटरफेज, फिर दूसरा एम फेज. तो दो एम फेज के बीच में आपका ये इंटरफेज आता है. ठीक है. इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 hour average duration cell cycle of a human cell, the division proper least for about an hour. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा माइटोसिस है या जो हमारा एम फेज है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे सेल डिवीजन साइकिल का 1 घंटा ही लेता है. सिर्फ 1 घंटा ही लेता है. मतलब हमारा जो इंटरफेज हुआ वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है. दैट इज मोर देन 95%. सो अगर 24 घंटे में अगर 24 घंटा है सेल डिवाइड होने का, मतलब एक ह्यूमन सेल दो उसमें डिवाइड कर रही है, तो इसको अगर 24 घंटे लग रहे हैं तो उसमें आपके वो जो सेल साइकिल है उसमें 1 घंटे में ही सारा ड्रामा हो जाएगा, सारा डिवीजन हो जाएगा. बाकी का जो टाइम होगा वो इंटरफेज में जाएगा. दैट इज 23 hours जो होंगे वो इंटरफेज में जाएंगे और 1 hour जो होगा वो आपका एम फेज में जाएगा. ठीक है. द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन. सबसे पहले एम फेज में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ अ डॉटर क्रोमोसोम, जिसे आप क्या बोलोगे? कैरियोकाइनेसिस. ठीक है. सो जब भी डॉटर क्रोमोसोम्स का या न्यूक्लियर का डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस. एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसे आप क्या बोलोगे? साइटोकाइनेसिस. साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ so that is known as a cytokinesis. अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे आप क्या बोलोगे? कैरियोकाइनेसिस. Now, the interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन. सो बेसिकली हमारे इंटरफेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है. ठीक है. इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता. बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंटरफेज होता है उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर फर्दर डिवीजन. ठीक है. अब कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो हम तैयारी के साथ जाते हैं. ठीक है. तो इधर भी आपका सेल जो है वो तैयारी कर रहा है डिवीजन के लिए. तो उसकी तैयारी क्या है? एक तो वो अपनी साइज को इंक्रीज करेगा, सेल ऑर्गेनेलीज को डबल करेगा, प्लस डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगा. नाउ इंटरफेस के फर्दर फेजेस होते हैं. कौन कौन से? एक होता है G1 जिसे आप गैप 1 फेज बोलते हो, एक होता है S फेज जिसे आप सिंथेसिस बोलते हो, एंड एक होता है G2 फेज. ठीक है. जिसे आप गैप 2 बोलते हो. नाउ G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज corresponds to the interval between the mitosis and the initiation of the DNA replication. सो यहाँ कहीं जगह तो नहीं दिख रही मेरे को. जस्ट अ मिनट.
चलो यहाँ बना लेते हैं। सो बेसिकली आपका ये कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारी अगर मैं सेल साइकिल बना रही हूँ, ठीक है, सो दिस इज योर सेंटर। नाउ हमारा मैक्सिमम टाइम किसे देना है, हमें इंटरफेस को, ठीक है। सो ये आपका क्या, ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेस, एंड दिस इज योर एम फेज। अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर इंटरफेस की बात करें, सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। दैट इज योर फर्स्ट इज योर G1 फेज, देन इज योर S फेज, देन G2 फेज, एंड दिस इज योर M फेज। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, दिस इज योर इंटरफेस। क्या है ये, इंटरफेस। नाउ वहाँ लाइन में क्या लिखा है कि G1 फेज जो है वो माइटोसिस और सेल सिंथेसिस, दैट इज सिंथेसिस फेज के बीच का एक फेज है, ठीक है। नाउ कहाँ गया हमारा, ये रहा। ड्यूरिंग G1 phase the cell is metabolically active। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो G1, क्योंकि इधर से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, G1 फेज जो है वो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता, इस फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं करता। क्या, रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। क्या, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होगा, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। सो बेसिकली जीवन में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा सेल, कंटिन्यू ग्रो करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। एस फेज में आपके डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, और वहां पर रेप्लिकेशन भी होगा। अब इसी दौरान एस फेज में ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। एस फेज में हमारा जो सेल, जब सेल एंटर करता है, लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड फॉर दिस, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, ओके। सो जब भी आपका ये हमारा क्या हुआ, ये सेल साइकिल, दिस इज योर एम फेज, ये हो गया आपका G1, दिस इज योर S, एंड दिस इज योर G। ओके। तो जब भी हमारा सेल जो है इधर से इधर आता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका डीएनए होता है, ठीक है। जब वो एस फेज में जाता है तब वो वहां जाके अपने आप को डबल कर लेता है, तो यहाँ पर रेप्लिकेट कर लेता है। तो यहाँ क्या हो गया कि एक सेल में आपके पास दो डीएनए पड़े हुए हैं, मतलब दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ if the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to the 4C. ठीक, however, there is no increase in the chromosome number। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम यहाँ पर 2C, हमारा डीएनए डबल कर रहे हैं, तो डीएनए कंटेंट अगर हमारा 2C है तो वो तो 4C हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर क्यों नहीं बढ़े, ठीक है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n number of the chromosome at G1, even after the S phase the number of the chromosome remains the same, that is 2n। सो जब मैं तैयारी कर रही थी ना बच्चों, तब मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था इस लाइन में। सो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है, देखो, जब अगर अपन बात करें कि जैसे कि हमारा जो क्रोमोसोम है इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्रोमोसोम है। अब इन्होंने क्या करा, ये हो गए क्या, रेप्लिकेट। क्या हो गए ये, रेप्लिकेट, ठीक है। क्या हो गए, रेप्लिकेट, इस तरीके से, वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्रोमा, अभी क्या हो गई, ये रेप्लिकेट हो गए, तो यहाँ पर ये तो अभी तुम्हें डबल दिख रहा है कि यार मैम इधर तो आपने दो बनाए थे, अब इधर हमें चार क्रोमोसोम दिख रहे हैं दो की जगह, है ना। सो बेसिकली अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम होंगे ये आपस में जो क्रोमैटिड्स होंगे वो इस तरीके से रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। तो ये
इस तरीके से रेप्लिकेट होगा। यहाँ पर तो मैंने तुमको इस तरीके से बताया, बट एक्चुअल में रेप्लिकेशन इस तरीके से होता है कि ये जो क्रोमोसोम है इस तरीके से रेप्लिकेट होगा। ठीक है, इस तरीके से रेप्लिकेट होगा। अब ये क्या बन गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया जिसके पास दो क्रोमैटिड्स हैं, और ये एक क्रोमोसोम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे डीएनए का कंटेंट तो रेप्लिकेट हुआ, डीएनए का नंबर तो इंक्रीज हुआ, बट क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। क्रोमोसोम नंबर अभी भी दो है और यहाँ पर भी दो थे। ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता, इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक्चुअल में डीएनए कंटेंट जो है वो 2C से 4C तो हो गया, बट अगर हम बात करें क्रोमोसोम की तो वहां पे वो 2C था तो वो 2C ही रहेगा। ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे हमारा हैप्लॉइड नंबर या डिप्लॉइडी, अगर ये डिप्लॉइड है, ठीक है, ये 2n है, तो यहाँ पर भी ये 2n ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम दो है तो यहाँ पर भी दो ही क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है। नाउ in animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the central duplicate in the cytoplasm. So इन्हीं S phase में हमारे सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रोल प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रोल जो है वो डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ? एस फेज में। नाउ ड्यूरिंग द G2 फेज, अब G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, प्रोटीन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे। ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। तो G1 फेज में क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा और कंटिन्यूस ग्रो करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से डीएनए की तो क्वांटिटी बढ़ेगी बट क्रोमोसोम की क्वांटिटी डबल नहीं होगी। ठीक है। एंड इसी फेज में हमारा सेंट्रोल भी डबल हो जाएगा। ठीक है। G2 फेज की बात करें तो वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जो कि माइटोसिस कराने में हेल्प करेंगे। ठीक। नाउ some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, and many other cell divides only occasionally as needed to replace cells they have been lost because of injuries or the cell death. So basically function बता रहे हैं, और एक और चीज बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे कुछ सेल्स हैं उनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि हमारे हो गए हार्ट सेल और हमारे हो गए क्या, नर्व सेल्स। ठीक है। सो ये जो है आपके डिवाइड नहीं करती क्योंकि इनमें सेंट्रोल प्रेजेंट नहीं होता, नर्व सेल में सेंट्रोल प्रेजेंट नहीं होता। Some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, and many other cells divide occasionally. कुछ occasionally divide करते हैं, जैसे कि हमारे epithelial cells हो गए। तो जब भी हमें लग जाती है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया से, किसी एरिया से जो स्किन है वो निकल जाती है, एपिथेलियल सेल्स निकल जाते हैं, टिश्यू निकल जाती है, तो वहां पर सेल्स जो है वो दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है। नाउ these cells do not divide further exit G1 to enter an inactive state, which is called G0 phase or the quiescent phase of the cell cycle. ठीक है। सो बेसिकली एक हमारा जी नॉट फेज होता है। सो ये जो जी नॉट फेज होता है ये वो फेज होता है जिसमें वो सेल जाते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता। ठीक है। जो ना मतलब इस एक तरीके से इनएक्टिव पोजीशन में चले जाते हैं कि जब जरूरत होगी तभी डिवाइड करेंगे। सेल्स इन दिस स्टेज मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेंगे। ठीक है। बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल ऑन टू डू सो, जैसे कि मैंने बताया जब तक नेसेसरी नहीं होगा तब तक ये आपके रेप्लिकेट नहीं करेंगे। सॉरी। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, in animal, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो माइटोटिक सेल डिवीजन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस to this where haploid cells divide by mitosis, for example male honey bee.
सो आपके यहाँ पर जो मेल हनी बी होते हैं ना, वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, ठीक है? ये हैप्लॉइड सेल्स जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे। अगेंस्ट दिस, प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में आपके जो प्लांट्स है वो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं। From your recollection of the examples of the alteration of generation in the plants, identify some species. Okay, this is not that important. छोड़ दो इसको। ओके, अब आते हैं हमारा मेन पार्ट, दैट इज द एम फेज। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि क्या कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है। अब हमारे फेजेस हमने पढ़ने हैं कि एम फेज क्या है, मेटा एम फेज में प्रो फेज क्या है, मेटा फेज क्या है, एना फेज क्या है, टीलो फेज क्या है। सो वहां पर जो मैंने आपको एक सर्कल का डायग्राम बताया था, उसमें इतनी वाली जगह पर फिल नहीं किया था। सो बेसिकली हमारे एम फेज जो है वो फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला हो गया आपका मेटा सॉरी प्रो फेज, दूसरा हो गया मेटा फेज, तीसरा हो गया एना फेज एंड चौथा हो गया टीलो फेज। अब इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, मतलब इसमें तुम्हें इतने ड्रामा देखने को मिलेगा कि मतलब जो क्रोमोसोम है वो आपके डीएनए का डिकंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं, क्रोमोसोम लाइन अप कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारा ड्रामा देखने को आपको मिलता है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ अपन बात करें तो 5% से भी कम टाइम लेता है पूरे टोटल डिवीजन का, या सॉरी पूरे टोटल सेल साइकिल का। सो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग द मेजर reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of the chromosome in the parents and the progeny cells is the same, it is also called as equational division. So basically जब आपका जो सेल है, जो पेरेंटल सेल है, जैसे ये पेरेंटल सेल है जिसका सपोज करो जो क्रोमोसोम नंबर है वो कुछ आपका लेट्स से वो 2n ही है, या फिर इसको अपन एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो ये अपनी 46 क्रोमोसोम है। तो ये एपिथेलियल सेल है। तो जब ये दो सेल्स में डिवाइड कर लेगी तो इन दोनों का भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा। ठीक है। Now, though all for convenience, mitosis have been divided into 4 stages of the nuclear division. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, जब सेल डिवाइड करेगा दैट विल बी नोन एज साइटोकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिविजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड अ वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये प्रोफेज है, अब मेटाफेज चालू हो गया, फिर एनाफेज चालू हो गई, ऐसे क्लियरली विजिबल नहीं होता। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस रहते हैं ये सारी प्रोसेसेस, बिल्कुल ऐसे इंटरमिंगल्ड रहती है। सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, दीज आर योर 4 phases ऑफ द एम फेज ऑफ सेल डिविजन। नाउ फर्स्ट फेज दैट इज योर प्रोफेज, थोड़ा ऊपर निकल गया प्रोफेज, कोई ना। Now, prophase which is the first stage of the karyokinesis, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन का सबसे पहला स्टेज है ऑफ द माइटोसिस, जो कि एस फेज और G2 फेज के बाद आता है। नाउ एस फेज में क्या हुआ था, हमारे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, सेंट्रोल डिवाइड किए थे एनिमल सेल्स की बात करें, G2 फेज में आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हुई थी। ठीक है, phases the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined, ऐसे गुड़ू गुड़ू रहते हैं। ठीक है, pro phase is marked by initiation of the condensation of the chromosome material, so very important line। तो pro phase 1 में क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल दैट इज डीएनए का क्या होने वाला है, डी सॉरी कंडेंसेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, कंडेंसेशन होने वाला है, मतलब वो क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, मतलब जो हमारा क्रोमोसोम इस तरीके से पड़ा था, अब वो कुछ इस तरीके से कंडेंस होने के बाद सुलझ जाएगा। अनटैंगल करना, जैसे बालों को सुलझाते हैं ना, इस तरीके से ये भी सुलझ जाएगा और इस तरीके से क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। ठीक है,
The centrosome which had undergone duplication during S phase. So ये भी important है कि हमारा centrosome जो है वो S phase में जो duplicate हुआ था वो अब पोल्स की अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। सो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये हमारे सेंट्रोजोम है, एक सेंट्रोजोम ये, दूसरा सेंट्रोजोम ये। सो अब ये अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है। ठीक है। नाउ the completion of the prophase can thus be marked by the following characteristic event। आप तभी बोलोगे कि प्रोफेज जो है हमारा कंप्लीट हो गया है जब क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाएगा टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट विजन कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है। जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका अनटैंगल्ड जो आपका डीएनए था। ठीक है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ द ट्रू क्रोमैटिड्स। अब मैंने जैसे यहाँ पे बताया जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो दो क्रोमैटिड से बने होंगे। सो दिस इज योर वन क्रोमैटिड एंड दिस इज योर अनदर क्रोमैटिड। फाइन। नाउ अटैच टुगेदर थ्रू द सेंट्रोमियर। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने पहले ही बता दिए सेल डिवीजन सॉरी सेल वाले चैप्टर में। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, जो कि दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक क्रोमैटिड का कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरे क्रोमैटिड के कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो जब हमारे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एकदम परफेक्ट शेप दिखने लगेगा। एक पहली चीज ये नोटिस करेंगे। नाउ दूसरी चीज क्या होगी, जो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट होके आपके अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। तो दूसरा जो सीन है आपको ये देखने को मिलेगा। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसे आप क्या बोलते हो, एस्टर्स। तो यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो रेज दिख रही है ना, दीज आर नोन एज व्हाट, एस्टर्स। इन्हें क्या बोलते हो, एस्टर्स। The two esters together with the spindle fiber forms the mitotic apparatus। तो इसको हम क्या बोलते हैं इन टोटल, दिस इज नोन एज योर माइटोटिक apparatus। ठीक है। cells at the end of the prophase which when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। so यहाँ आप देखोगे न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, हट रही है। ठीक है। एंड दूसरी चीज आपको यहाँ पे फर्दर और भी ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं दिख रहे। तो यहाँ तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा है, इस पूरे डायग्राम में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब ये इतना सब पढ़ो उससे बेटर है तुम ये डायग्राम देख लो कि पहली चीज तो हमारी प्रोफेज वन में हमारा जो अनटैंगल्ड डीएनए था वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है। उसके बाद जो हमारे सेंट्रोसोम्स थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। एंड तीसरा यहाँ पर हमारी जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसइंटीग्रेट दिखाई दे रहा है और एक भी ऑर्गेनली हमें सेल में नहीं दिख रही है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर प्रोफेज। आई होप ये प्रोफेज वाला स्लाइड जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड फेज दैट इज द मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम जो हमने बनाए हैं मतलब जो हमारी सेल ने बनाए हैं अनटैंगल करके डीएनए को। ठीक है। सो बेसिकली उसमें क्या होगा, अब ये जो आपके क्रोमोसोम है ये एक इक्वेटरल लाइन पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये इक्वेटोरियल लाइन है। इस तरीके से आपके मेटाफेज जो है मेटाफेज पे इस तरीके से क्रोमोसोम जो है ये अटैच्ड हो जाएंगे। सो यहाँ पर भी एक ये आपका वर्टिकल सेक्शन में दिख रहा है, एक ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है। दोनों एक ही बात है, ये अर्ली ट्रांजिशन टू द मेटाफेज है। मतलब अभी क्रोमोसोम्स ऐसे ही पड़े हुए थे। अब एक एक करके माइक्रोट्यूब्यूल्स ने एक एक क्रोमोसोम को पकड़ा सेंट्रोसोम से। ठीक है। सेंट्रोसोम से जो काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है ना उससे अटैच्ड हुए ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। अब उसको क्या करेंगे कि पकड़ के ये दोनों साइड से हर जगह से खींच खाच के इसको एक इक्वेटोरियल लाइन पे ले आएंगे, किसको, क्रोमोसोम को। The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वैसे ही आप समझ जाना कि सेकेंड फेज दैट इज योर मेटा फेज चालू हो गया है।
Hence the chromosomes are spread to the cytoplasm. ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ तो कुछ इस तरीके से हमारे न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो हमारे जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से फैल जाएंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। बाय दिस स्टेज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। इस स्टेज तक आपका जो भी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन था वो कंप्लीट हो चुका होगा। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो जो आपके क्रोमोसोम है उनको बहुत अच्छी तरीके से आप इस स्टेज में माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। This then the is a stage at which the morphology of the chromosome is mostly studied. Now this question is very sorry, this line is very important क्योंकि ये पूछी जा चुकी है कि at which particular stage you can observe the morphology of the chromosome. So this is the question which was asked in the PYQ. ठीक है, so metaphase is the answer. Now at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatids. ठीक है, दो sister chromatids से बना होता है आपका metaphase. That is, this is your one sister chromatid and this is your another sister chromatid. ठीक है, which are held together by a centromere. और यहाँ पर क्या present होता है, centromere present होता है. Small disc shaped structure at the surface of the centromere which is known as the kinetochore. कल ही मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे एक disc shaped structure present होता है जिसे आप क्या बोलते हो, काइनेटोकोर बोलते हो, ठीक है, जिससे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होती हैं. So these structures serve as the site of the attachment of the spindle fiber to the chromosome that are moved into a position at the center of the cell. Now, hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator. जैसे कि मैंने बताया कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में इक्वेटर पे आके रुक जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, एक लाइन से, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber. So जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, सो क्या होगा, और यहाँ पे एक काइनेटोकोर ये रहा, दूसरा काइनेटोकोर ये रहा, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर ये रहा, सॉरी सेंट्रोजोम ये रहा, दूसरा सेंट्रोजोम ये रहा. सो यहाँ से जो भी स्पिंडल फाइबर है वो इससे अटैच होगी एंड इस इधर से जो भी स्पिंडल फाइबर वो इधर अटैच होगी. अब ये क्या करेंगे, ये फोर्स से खींचेंगे, इनको अलग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अभी इतना याद रखो. नाउ one pole and its sister chromatid connected to the kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. The plane of the alignment of the chromosome at the metaphase is referred to as metaphase plate. ठीक है, so इस plane को क्या बोलते हैं, इस plane को क्या बोलते हैं, जो plane दिख रहा है ना, this plane is known as your metaphase plate. ठीक है. Now the key features of the metaphases are spindle fibers attached to the kinetochore of the chromosome. ठीक है, क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, सो एक तो पहला ये चीज हुई कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हुए काइनेटोकोर से. दूसरा, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड to the spindle equator and get aligned along the metaphase plate through the spindle fiber to both the poles. दूसरी चीज क्या हुई कि आपके कहीं पर भी जो पड़े क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे अलाइन हो गए जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स उनसे अटैच्ड हुए. ठीक है, सो दिस कंप्लीट योर व्हाट सेकंड फेज, दैट इज योर मेटाफेज. आई होप ये भी एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं तुम्हें क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. दैट इज द थर्ड फेज, दैट इज योर एनाफेज. अब अगर मैं एनाफेज की बात करूं, सो इस पर्टिकुलर एनाफेज में कुछ नहीं होना है, सिर्फ एक चीज होगी कि जो आपके क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और जो आपके क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे. सो एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम्स अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट. क्या होगा, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे जो इस तरीके से अटैच्ड थे एक दूसरे से और उनके काइनेटोकोर से अटैच थे आपके स्पिंडल फाइबर्स, तो अब ये क्या होंगे, ये सेपरेट होना चालू हो जाएंगे. तो अगर यहाँ पे तुम डायग्राम को गौर करो, तो ये मैं एक आपका क्या बना रही हूँ, दिस इज योर वन क्रोमोसोम. अच्छा नहीं बना, रुको दोबारा बनाते हैं. सो ये अगर आपका एक क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया सेंट्रोसोम, ये दूसरा सेंट्रोसोम, तो यहाँ पर इस तरीके से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होगा.
ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होना है, ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अलग हो जाएंगी। सो ये इसका एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये हमारी एक क्रोमैटिड ये जा रही है दूसरे पोल पे, और ये हमारी दूसरी क्रोमैटिड जो अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ बिछड़ गई है, और ये जा रही है दूसरे पोल। ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट यहाँ पे तुम शो कर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। सो बेसिकली ये ऐसा लग रहा है कि कोई पूंछ है, वो पीछे की तरफ ट्रेल होती हुई जा रही है, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स आर referred टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स। सो अब ये जो है यहाँ पर जो दूसरे पोल पे इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। दीज आर नोन एज योर क्रोमोसोम्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब ये पढ़ा रही थी एस फेस, तब वहाँ बताया था कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या बोलेंगे, एक क्रोमोसोम, इसे क्या बोलेंगे, एक क्रोमोसोम। बट जब ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जब अलग अलग अपनी आइडेंटिटी रखेंगे, तो अब ये हम इनको बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम, ठीक। नाउ further of the further daughter nuclei begin their migration towards the two opposite pole. As each chromosomes move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosomes remain directed toward the pole, and hence the leading edge, the arm of the chromosome trailing behind। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं वो आपके सेंट्रोमियर से कनेक्ट, तो मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो जाएंगी, एंड इस तरीके से मूव करेंगे, तो जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ ऐसा लगेगा कि ट्रेल हो रही है, ठीक है। Now, thus anaphase stage is characterized by एक तो centromere split हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हुए, दूसरा क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स की तरफ गए। सो ओनली दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है। और बाकी इस फेज में तुम देख सकते हो कि जो आपका क्रोमोसोम का जो, या ये बोलूं जो आपके क्रोमैटिड्स हैं वो किस तरीके के हैं, लाइक वो आई शेप के हैं कि जे शेप के हैं, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो इस पर्टिकुलर फेज में, ठीक। सो यहाँ पर बस एनाफेज में इतना याद रखो कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर्स जो स्प्लिट होंगे, क्रोमैटिड्स अलग होंगे, और आपके क्रोमैटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स पर जाएंगे। नाउ द लास्ट फेज ऑफ द एम फेज, दैट इज योर टीलोफेज, ठीक है। सो अगर मैं टीलोफेज की बात करूँ, सो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज में सिर्फ जो आपका सेल है, या ऐसे बोलो कि जो आपका प्रोफेज है, उसका उल्टा जो है, अपोजिट जो है वो टीलोफेज है। मतलब वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ था, या न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फॉर्म होना चालू हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो दोबारा आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जो आपके क्रोमोसोम्स जो थे वो जो अनटैंगल्ड होके परफेक्टली शेप्ड में आ गए थे, अब वो वापस से खुलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, द टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव reach their respect poles decondenses and lose their individuality. The individual chromosomes can no longer be seen, and each set of chromatin materials tend to collect at each two poles, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको ये दो पोल्स में देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो आपके अलग अलग क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपनी आइडेंटिटी अब लूज करना चालू कर देंगे। सो दिस इज द स्टेज showing the following key points, like chromosome clusters at the opposite spindle poles, and their identity is lost as discrete chromosomes elements, sorry। nuclear envelope, तीसरा, nuclear envelope develops around the chromosome cluster at each pole, forming the two daughter nuclei, and nucleus golgi complex in ER दोबारा से फॉर्म हो जाता है। तो जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है।
सो दिस कंप्लीट्स योर टीलोफेज। आई होप ये पूरा टीलोफेज तक समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। जब तो टीलोफेज में न्यूक्लियस जो है वो हमारा डिवाइड हो चुका है। So now mitosis accomplishes not only the segregation of the duplicated chromosome into the daughter nuclei, that is the karyokinesis, but the cell itself divide into the two daughter cell. So ये आपकी एक पेरेंटल सेल हो गई, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगी विद द प्रोसेस साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जिसको आप क्या बोलते हो? साइटोकाइनेसिस। इन द एंड ऑफ द सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। अब दो तरीके की साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। अगर अपन बात करें एनिमल सेल में, सो इसमें फरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो देखने को मिलता है। मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये हमारी अगर सेल है, तो एनिमल सेल है, तो इसमें जो आपकी सेल डिवीजन होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से फर्केशन देखने को मिलेगा, फरो देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे करके सेंटर की तरफ अप्रोच होगी, एंड दोनों साइड से ये यहाँ से अप्रोच होगी और ये यहाँ से अप्रोच होगी, और ये ज्वाइन हो जाएंगी सेल मेम्ब्रेन, और इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। सो जो आपकी एनिमल सेल है वो सेंट्रिपिटल, आपके सेंट्रिपिटल तरीके से सेल डिवाइड करती है। वहीं पे प्लांट सेल में उल्टा होता है। प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ सेल जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। सो हाउएवर आर एनक्लोज्ड इन प्लांट सेल, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by the different mechanisms. So basically, यहाँ पर आपके जो कैल्शियम लेयर है उसकी फॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे करके। एंड आपके सेल वॉल, देन प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, मिडिल लैमेले का फॉर्मेशन होता है, और हमारे जो दो प्लांट सेल है वो डिवाइड हो जाती है। सो बेसिकली इतना याद रखना है, प्लांट सेल में आपकी अंदर से बाहर की तरफ जाता है सेल, इस तरीके से डिवाइड करता है। और एनिमल सेल में आपका बाहर से अंदर की तरफ आता है सेल डिवीजन, ठीक है। Now, in plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outwards to meet the existing lateral walls. The formation of the new wall begins with the formation of the simple precursor, जिसको आप क्या बोलते हो? सेल प्लेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरीके से, ये जैसे कि हमारा प्लांट सेल है, तो यहाँ पे सेल प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि मिडिल लैमेला ही बोलते हैं, जो कि किससे बनी है? कैल्शियम की, कैल्शियम से बनी हुई होती है, ठीक है, बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं बाकी के सारे ऑर्गेनेलीज। एंड इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सो कभी कभी आपको कुछ प्लांट्स में, जैसे कि कोकोनट के, टेंडर कोकोनट की अगर अपन बात करें, तो टेंडर कोकोनट मतलब पानी वाला नारियल, तो उसमें जो पानी होता है वो बेसिकली आपका सेल होता है, जो कि मल्टीपल न्यूक्लियस से उसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बना हुआ होता है, जिसमें बेसिकली साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होता, बट सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके फंगाई जो होती है, उस एक पर्टिकुलर फंगाई में आपके एक डाई कैरियन स्टेज आता है, जिसमें कि एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इन सम organism karyokinesis is not followed by the cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium। syncytium का मतलब होता है many nucleus, ठीक है। जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, बेसिकली दैट वाटर, ठीक है। सो दिस इज योर साइटोकाइनेसिस। अब ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया यहाँ पे, कि ये आपका अर्ली प्रोफेज देख, वही सारे डायग्राम जो अपन ने वहाँ देखे, अर्ली प्रोफेज है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होते हुए दिख रहा है, और आपके जो क्रोमोसोम्स है वो फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है उनका। फिर ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, क्रोमोसोम्स बिखर गए पूरे उसमें, और आपके जो
सेंट्रोजोम्स थे वो अपोजिट पोल्स पे चले गए और सेंट्रोमियर से आपके वो जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो अटैच हुए। एंड ये जो हमारे जो फर्दर जो मेटाफेज आता है मेन, उसमें ये अरेंज हो गए इक्वेटोरियल प्लेट पे। फिर एनाफेज में ये एक दूसरे ये जो पोल्स है वो अपोजिटली ड्रैग कर रहे दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर रहे। टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइन आपके ए साइटोकाइनेसिस में दोनों डॉटर सेल्स बनके तैयार हो गए। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर ऑल द फेजेस। नाउ अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो बस इतना याद रखो, देखो माइटोसिस बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम स्टार्टिंग में था, जो क्रोमोसोम का नंबर स्टार्टिंग में था वही क्रोमोसोम का नंबर आपके डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट है। अगर आपके पेरेंटल सेल में 2C दिख रहा है, अगर आपके पेरेंटल सेल में 2C है, तो आपके डॉटर क्रोमोसोम्स या सॉरी डॉटर सेल्स में भी 2C ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो द माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली। ठीक है, सो माइटोसिस आपको हैप्लॉइड सेल्स में नहीं देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही देखने को मिलता है। क्योंकि देखो कंडीशन ये है कि आपके डिप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, सो जब भी आपका माइटोसिस होगा, जब भी आपका इस तरीके से क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड करेंगे, तो वो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्रोमोसोम 1 है तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम 1 होगा, यहाँ पर भी क्रोमोसोम 1 ही होगा। So however, in some lower plants and in some social insects of the haploid cells also divide by mitosis, it is very essential to understand the significance of this division of a life of an organism. Mitosis usually results in the production of the diploid daughter सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें तुमको अलग अलग मतलब जो जीन्स है जो आपके, उनका मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो भी हमारे सेल ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन होते हैं, हमारी जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, वो माइटोसिस की वजह से ही होती है, between the nucleus and the cytoplasm. Now, it therefore becomes essential for the cell to divide to restore nucleocytoplasmic ratio. Very important point. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है माइटोसिस आपका मेंटेन करता है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज सेल रिपेयर। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने बताया, हमें लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं वो डिवाइड करने लग जाता है एंड सेल की रिपेयर करते हैं। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड cells are being constantly replaced. Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium results in the continuous growth of the plant throughout the life. So this completes your mitosis. ठीक है, सो हमने आधा चैप्टर सेल डिवीजन का आज कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, एक एक लाइन को पकड़ के अच्छे से समझा है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस करेंगे और इस पूरी यूनिट से वाइंड अप करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज लेके आऊंगी, आपके जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है और आपका जो ये वाला चैप्टर से सेल यूनिट जो थी उससे। सो उसमें हम असर्शन एंड रीजन सॉल्व करेंगे, उसमें हम सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इनकरेक्ट एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। सो हर तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल अगर आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझनी है तो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो और समझ में आया हो और आपको कुछ याद हुआ हो, कुछ आप इस वीडियो से लेके जा रहे हो अपने साथ, तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।